वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 3.1 के सवाल नंबर 1 पर। हमारा सवाल है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। आफ्ताब tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you. Were then also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. यानी इस सवाल के अंदर हमें ये जो सिचुएशन दी गई, ये जो स्थिति दी गई है, इसको बीजगणितीय रूप से और ग्राफीय रूप से व्यक्त करना है। पहले हम बात करेंगे बीजगणितीय रूप से व्यक्त करने पर। पहली पोजीशन हमें से कहा गया है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है। मान लीजिए, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी है? x है। वह आफ्ताब की पुत्री की, आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु
y है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार स्थिति 1, स्थिति 1, स्थिति 1 क्या हुई? पहला क्या कह रहा है? 7 वर्ष पूर्व, यानी अगर आफताब की आयु x वर्ष है और उसकी पुत्री की आयु y वर्ष है, 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही है यहाँ पर। 7 वर्ष पूर्व का मतलब है पहले जाना, यानी हमें माइनस करने हैं 7। दोनों की आयु में से, वर्तमान आयु में से 7 साल माइनस कर दीजिए। y में से भी हमें 7 माइनस करना है और x में से भी 7 माइनस करना है। ठीक है, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये बात किसने कही? आफताब ने कही। आफताब ने क्या कहा? 7 साल पहले, ये मान लीजिए उसकी पुत्री की आयु है, डॉटर, और ये आफताब की आयु है। तो आफताब कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 गुनी आयु का था मतलब उसकी पुत्री की आयु के अंदर अगर 7 का हमारा मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। ठीक है, 7 गुनी कौन की आयु थी? आफताब की, इसलिए मल्टीप्लाई होगा उसकी पुत्री की आयु के अंदर। यहाँ पे हमें खास बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया 7 माइनस x माइनस 7 इक्वल टू 7 ब्रैकेट y माइनस 7। पहली पोजीशन तो ये आई। ठीक है, अब इस पोजीशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? देखिए, x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 7 7 49 49। ठीक है, फिर पक्षांतर कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारे पास में x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, और इसी को जब हम करेंगे तो 49 में 7 घटा दो तो ये आ जाएगा हमारे पास में x माइनस 7y प्लस 42। ठीक है, क्या है हमारे पास में? x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। तो एक जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ पहली स्थिति का, वो तो ये है। पहली स्थिति जो है उसको बीजगणितीय रूप से हम इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं दूसरी स्थिति की। ठीक है, दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है? आफताब कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, यानी आफताब की आयु है, ये मान लीजिए आफताब है और ये उसकी पुत्री डॉटर है। ठीक है, आफताब कह रहा है, आफताब की आयु को माना था हमने x और डॉटर की आयु की, पुत्री की आयु मानी थी हमने y। ठीक है, अब आफताब कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद की बात हो रही है। पहले की बात होती तो घटाते हैं और बाद की बात होती है तो हम जोड़ते हैं। तो x प्लस 3 वर्ष, y प्लस 3 वर्ष, दोनों में 3 वर्ष जोड़ दिए हमने। ठीक है, क्या होगा? मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफताब कितनी गुनी आयु का रहेगा? 3 गुनी आयु का, यानी ज़्यादा आयु किसकी है? आफताब की। इसलिए 3 गुने का, यानी 3 का मल्टीप्लाई हम करेंगे उसकी पुत्री की आयु में, यानी ऐसा करते ही दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। यही मतलब हुआ ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे होगा। x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9 और x पक्षांतर कर लेते हैं हम। 3y को इधर लिया है तो माइनस के 3y आ गया, प्लस 3 यूँ कहीं रहने दिया। ये प्लस का 9 था, इधर माइनस का
इधर पक्षांतर करके ये माइनस का 9 बन गया इक्वल टू 0। आगे सोल्व किया तो ये आ गया x माइनस 3y, तो यूँ कहीं रह गया, माइनस के 9 में से प्लस के 3 गए तो माइनस के 6 बच गए बराबर 0। जो दूसरी जो स्थिति थी आफताब की, आफताब का जो कथन था उसका दूसरी जो पोजीशन पैदा हुई, उसका बीजगणितीय रूप से हम इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी बीजगणितीय निरूपण की। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इन दोनों के ग्राफीय निरूपण की, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम दोनों समीकरण लिखेंगे। देखिए, पहली स्थिति का हमारा समीकरण क्या था? देखिए, पहली स्थिति का हमारा समीकरण था x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। ठीक, अब और दूसरी स्थिति का समीकरण हमारा क्या था जो आया हमारा? x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, ये बीजगणित निरूपण से हमने दोनों समीकरण प्राप्त कर लिए थे। ठीक, अब हम इसका कर रहे हैं ग्राफिकल निरूपण। ठीक है, अब कैसे करते हैं इसको हम? देखिए, ग्राफिकल निरूपण के लिए हम क्या करते हैं, इन समीकरणों में x और y के मान ज्ञात करते हैं के लिए x और y। ठीक है, अब इस समीकरण के अंदर हम अपनी इच्छा अनुसार x के मान लिखते हैं और y का मान ज्ञात कर लेते हैं। जब भी हमें ऐसे काल्पनिक मान रखने होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बार तो x का मान 0 रख लेते हैं आमतौर पे, और एक बार y का मान 0 रख के देख लेते हैं। दूसरी बात, मान रखते समय हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि जो भी परिणाम आए वो पूर्णांक में होना चाहिए, फ्रैक्शन में या भिन्न में नहीं होना चाहिए, या दशमलव में नहीं होना चाहिए, पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने x की जगह पे मान लीजिए 0 रखा। ठीक है, x की जगह पे हम जैसे ही 0 रखते हैं इस समीकरण के अंदर तो क्या हो जाएगा, माइनस 7y प्लस 42, पक्षांतर करेंगे तो 42 माइनस 42 इधर आ जाएगा। ठीक है, और जब y का मान निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 6। x का मान अगर 0 रख देते हैं तो y का मान अपने आप ही आ जाएगा हमारे पास में 6। ठीक, इसी तरह से अगर हम बात करें y के मान की, y के मान को अगर हम 0 कर देते हैं, y के मान को अगर हम 0 कर देते हैं तो ये माइनस 7y पूरा 0 हो जाएगा, x बराबर माइनस 42 आएगा। माइनस 42 क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया इसलिए हम y का मान 0 नहीं रख रहे हैं। ठीक है, अब x का मान आगे रखने की कोशिश करते हैं, हम 1 रखते हैं x की जगह पर तो भी भिन्न वाली संख्या आएगी। 1 से लेकर के अगर हम 6 तक कोई भी मान रखें x का तो हमें भिन्न वाली संख्या प्राप्त होती है, इसलिए हम x के स्थान पर मान रखेंगे अब 7। x के स्थान पर जब 7 को मान रखते हैं हम तो क्या होगा, 7 माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी 7 और 42 49 हो जाएंगे, और माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49, यानी 7 7 ये भी 7 आ जाएगा हमारे पास में, y का मान भी 7 आ जाएगा। अगर x का मान हम इस समीकरण में 7 रख देते हैं तो y का मान भी हमारे पास में 7 आ जाता है। ठीक, इसी तरह से अगर x का मान हम माइनस 7 रख देते हैं तो y का मान हमारे को क्या प्राप्त हो जाता है, 5 प्लस का 5। ठीक, प्राप्त कैसे हो रहा है आप देख लीजिए। x की जगह पे मान लीजिए हमने रख दिया यहाँ पे, ये मान लीजिए रख दिया माइनस 7, तो माइनस 7 माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0।
ठीक है, और -7y प्लस 35 इक्वल टू 0, -7y इक्वल टू माइनस के 35 पक्षांतर होकर चले गए, और y बराबर हो गया -35 अपॉन -7, माइनस से माइनस कट गया, 7 पंजे 35, 5 आ गया इस तरह से। ठीक है, तो एक सारणी तो हमारी बन गई है। x की मान अगर 0, 7 और -7 रखते हैं तो y की मान 6, 7 और 5 प्राप्त हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जब हम करते हैं इस तरह से तो क्या प्राप्त होगा, देखिए हमें ये x की मान लिख देते हैं, ये y की मान लिख देते हैं। ठीक है, x का मान मान लीजिए हमने सबसे पहले, जैसे हमने कहा था कि सबसे पहले x के मान को 0 रख के देखते हैं। x के मान को जब हम 0 रखते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया -3y बराबर -6, -3y बराबर, जब इधर पक्षांतर होगा तो 6 हो जाएगा प्लस के 6, और y बराबर हो जाएगा प्लस के 6 में माइनस के 3y का जब हम भाग लगाएंगे तो माइनस का 2, तो आ गया -2। ठीक है, इसी तरह से फिर हम 1 से लेकर 5 तक अगर x का कोई भी मान रखते हैं, अच्छा y का मान 0 रख के देख लेते हैं हम। y का मान 0 रखा हमने, y का मान 0 रखा तो ये पूरी टर्म -3y 0 हो गया, तो x बराबर 6 आ गया। ठीक है, इसी तरह से अब आगे चलें, x की जगह पर मान लीजिए हम 3 रख देते हैं, 1 और 2 रखेंगे तो पूर्णांक संख्याएं नहीं आएंगी, बटे में आ जाएंगी, फ्रैक्शन में, भिन्न में आ जाएंगी। ठीक है, इसलिए हमने 3 मान रखा, x की जगह पे हम 3 का मान रखा, तो क्या आ जाएगा y की जगह पर माइनस का 1 आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, आप खुद ही देख लें। x की जगह पे हमने 3 रखा तो ये होगा 3 -3y -6 इक्वल टू 0। ठीक है, -3y और ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3, तो -3 इक्वल टू 0, और -3y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 3 अपॉन माइनस का 3, 3 से 3 कट गया, 1 आ गया, तो -1 आ गया, आएगा कि नहीं आ गया। ठीक, तो ये तो हमारे x और y के मान हमें ज्ञात हो गए। अब इन दोनों सारणियों में जो x और y के मान ज्ञात हुए हैं, इसके आधार पर हम एक ग्राफ का निर्माण करते हैं, ग्राफ के ऊपर इसका ग्राफिया निरूपण करते हैं। ठीक है, पहले हम करते हैं इस समीकरण का, किस समीकरण का, समीकरण नंबर 1, x - 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 का, इसके मान थे ये वाले। ठीक है, इसमें हम देखते हैं x बराबर 0 है, तो x अक्ष देखिए, ये तो x अक्ष है, इधर ये ऊपर y अक्ष है, ये नीचे माइनस का y अक्ष है, और इधर माइनस के x अक्ष है। ठीक है, अब पैमाना अगर हम माने, पैमाना या स्केल जिसको हम बोलते हैं, पैमाना या स्केल है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 इकाई। ठीक है, ठीक है, अब x की जगह 0, यानी x अक्ष पे 0 चलना है, यानी चलना ही नहीं है। y की जगह पे 6 चलना है, यानी ऊपर की तरफ 6 चलना है, 1 2 3 4 5 और 6 पे यहाँ बिंदी लगा दी हमने, एक तो हो गया ये। ठीक है ना, दूसरा है x की जगह पे 7 चलना है, यानी x अक्ष पे 7 चलना है, और y अक्ष पे भी 7 चलना है। x अक्ष पे 7 चले हम यहाँ पे, और y अक्ष पे जब 7 चले हम तो 6 और 1 ये 7, ये y अक्ष पे 7 चले गए हम, ये पहुँच गए। ठीक है, इसी तरह से x अक्ष पे -7 और y अक्ष पे 5, x अक्ष पे हम चले -7, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ पहुँच गए -7 पे, और y अक्ष पे 5 चलना है हमें, तो यानी 5 की सीध में यहाँ पहुँचना है हमें।
ठीक है। अब इन तीनों बिंदुओं को मिला देते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक सरल रेखा प्राप्त हो गई हमें। अब दूसरे की बात करें, दूसरे समीकरण की, तो देखिए x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0 की सारणी क्या बनाई थी? x में 0 चलना है पहले, तो x एक्स पे हम 0 चले, y एक्स पे -2 यानी नीचे की तरफ -2 चलना है, 1 और 1 ये 2, ये -2 पे यहाँ पे हमने एक ये बना लिया। ठीक है, फिर x एक्स पे हमें चलना है 6, तो ये चल गए हम 6, और y एक्स पे 0 चलना ही नहीं, यानी यहीं पर हमने एक गोला बना लिया, ये लीजिए। ठीक है, और x एक्स पे चलना है 3 और y एक्स पे चलना है -1, x एक्स पे चलना है 3 और y एक्स पे चलना है -1, यानी ये नीचे की तरफ ये -1। अब हमें इसको, इन तीनों बिंदुओं को भी आपस में मिला देना है। ठीक है, कुल मिलाकर के हमें दो सरल रेखाएं इस तरह से प्राप्त हो गई। तो ये उसका हो गया हमारा ग्राफीय निरूपण। ठीक है, यानी इस सवाल में सबसे पहले तो हमने जो स्थिति दी गई थी उसका बीजीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण किया, और फिर उस निरूपण के आधार पर दोनों समीकरणों के x और y जो चर थे उनके मान, काल्पनिक मान ज्ञात किए, और उसके बाद में उसका ग्राफ पेपर पे हमने रिप्रेजेंटेशन किया। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.1 के सवाल नंबर 2 पर। हमारा सवाल है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। द कोच of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for Rs 3,900. Later, she buys another bat and 2 more balls of the same kind for Rs 1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. यानी इसमें जो सिचुएशन दी गई है, जो स्थिति दी गई है, उसको हमें बीजगणितीय रूप से, जो एल्जेब्रिकली और ज्यामितीय रूप से यानी ज्योमेट्रिकली यानी ग्राफीय रूप से भी हमें उसे व्यक्त करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस स्थिति को बीजगणितीय रूप से कैसे व्यक्त करेंगे। देखिए, माना बैट का मूल्य x है तथा गेंद यानी गेंद का मूल्य y है। हमने एज्यूम कर लिया, हमने मान लिया कि बैट का मूल्य x है और गेंद का मूल्य y है। तो प्रश्नानुसार क्या हो गया? प्रश्नानुसार पहली स्थिति तो क्या है हमारी? 3 बैट, 3 बल्ले यानी 3x प्लस 6 गेंदें यानी 6 बॉल यानी 6y कितने में खरीदे? 3,900, 3,900 में। तो पहली सिचुएशन तो हमारी इस तरह से हमने लिख दी। दूसरी सिचुएशन क्या थी हमारी? दूसरी सिचुएशन हमारी है कि उसी प्रकार की उसने खरीदे, एक और बल्ला खरीदा, यानी एक बल्ला खरीदा यानी x प्लस 2 गेंदें यानी 2y कितने में खरीदे? 1,300 रुपये में। ठीक, तो ये बीजगणितीय रूप से तो हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 के रूप में हमने अंकित कर दिया। ये मान लीजिए समीकरण 2 है, इसको हम दूसरा मान लेते हैं समीकरण, और इसको पहला समीकरण मान लेते हैं। ठीक है,
अब इसको हमें करना है ज्यामितीय रूप से, ग्राफीय रूप से। कैसे करते हैं? सबसे पहले इसमें x, ये समीकरण नंबर 1 है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी एक चर का मान अपनी इच्छानुसार रखते हैं, दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। जब भी हम मान इच्छानुसार रखने की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, x और y के मान इच्छानुसार रखने हैं। सबसे पहले हमारी एक तरीका ये होता है कि एक बार तो x का मान 0 कर लेते हैं, एक बार y का मान 0 कर लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारी प्रक्रिया थोड़ी सरल हो जाती है। तो मान लीजिए हम x का मान 0 रखा हमने पहले, तो x का मान 0 किया तो ये पूरा जो टर्म थी, पूरा पद था 3x था, 0 हो गया। हमारे पास बचा 6y बराबर 3900, ठीक है, और y बराबर 3900 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, यही हुआ ना। यानी जब हम 6 का इसमें डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 650, 650, ठीक है। ठीक इसी तरह से अब हम y को 0 मान लेते हैं। ये y की जगह पर हमने 0 लिख लिया। y की 0 रखते ही ये वाला पद 0 हो जाता है। तो हमारे पास होगा 3x बराबर 3900, ठीक है। अब x बराबर क्या होगा, 3900 के अंदर हमें 3 का भाग देना है। जब हम 3 का भाग लगाएंगे 3900 के अंदर तो हमें प्राप्त होगा 1300, ये हो गया 1300। तो x का मान हमारे पास में 1300 प्राप्त हो गया, ठीक है। इसी तरह से आगे चलते हैं हम। मान लीजिए x का मान हम रख लेते हैं 300, तो ये हो गया 900। 900 पक्षांतरों का इधर जाएगा तो 3000 बच जाएगा। 3900 में से 900 गया तो 3000 बच गए प्लस के। इसमें हम 6 का भाग लगाएंगे जब, तो 500 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया 500। तो एक सारणी तो हमारी बन गई है। अब दूसरे समीकरण की सारणी बनाते हैं हम। ठीक है, ये x लिख दिया, ये y लिख दिया, ठीक है। वही तरीका x की जगह पर सबसे पहले हमने रख दिया 0। x की जगह पर 0 रखते ही ये पूरा पद 0 हो गया। 2y बराबर 1300 और y बराबर 1300 भाग 2 यानी 650। वापस से 650 आ गया। फिर y की जगह पर हमने 0 मान लिए। 0 मानते ही y वाला जो पद है ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी x बराबर 1300 साफ साफ डायरेक्ट ही आ गया, ये लिखा हुआ, ठीक है। इसके बाद में हमने रख दिया x की जगह पर 300 रख दिया। x की जगह पर 300 रखते ही पक्षांतर करेंगे तो 1300 में से 300 कट जाएंगे, 1000 आ जाएगा। 2y बराबर 1000, y बराबर 1000 भाग 2 यानी 500। ये वाला हमें सारणी प्राप्त हो जाएगी। गौर से देखें तो हमें दोनों एक ही प्रकार की सारणी प्राप्त हो रही है, यानी दोनों के अंदर x और y दोनों चरों के मान समान हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भी हम रेखाएं अब ग्राफ पेपर पे प्रदर्शित करेंगे वो एक दूसरे के संपाती होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, यानी एक के ऊपर एक होंगी, ठीक है। आइए अब इसको प्रदर्शित करके देखते हैं। सबसे पहले तो प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ पेपर में हम देखते हैं, ये तो हमारा x अक्ष है, ये ऊपर वाला हमारा रेड वाला ये y अक्ष है, इधर माइनस का x अक्ष होता है और नीचे माइनस का y अक्ष होता है। फिर हम मानते हैं x अक्ष के लिए पैमाना मानते हैं। पैमाना हमने दोनों ही पे पैमाना मान लिया, हमने पैमाना यानी स्केल। पैमाना क्या माना, दोनों अक्षों के लिए हमने मान लिया क्या, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 इकाई, 200 इकाई यूनिट, इकाई, ठीक है। 1 सेंटीमीटर यानी 200 इकाई, ओके। अच्छा, अब कैसे करें, देखिए x की जगह पर 0 चलना है और y की जगह पर 650 चलना है। तो x की जगह पर 0 चले तो ये, y की जगह पर 650 चलना है। तो 650 एक पैमाना माना था 200 का, 650 में हमने 200 का भाग लगाया तो हमारे पास में कितना आ गया, 3.25, यानी 3 तो हमें पूरा पूरा चलना है, फिर चौथा ऐसा और चलना है,
ये यहाँ पे हमने इसका ब्लॉक बना लिया। ठीक है, इसी तरह से अगला x के स्थान पर 1300 और y की जगह पर 0। 1300 x की जगह पर 1300 चलना है, 1300 का मतलब 6 पॉइंट चलना है और आधा पॉइंट और चलना है, यहाँ चलना है। ठीक है, और y की जगह पे 0 है तो y तो चलना ही नहीं है, तो ये यहाँ पर बन गया 1 पॉइंट। ठीक है, फिर x की जगह पे 300 चलना है और y की जगह पे 5 चलना है। x की जगह पे 300 चलना है, इसका मतलब 200 को भाग लगाएंगे 1.5, यानी यहाँ पे चलना है, और y की जगह पर 500 चलना है, यानी प्लस में 500 यानी 2.5, 1 2 और ये 0.5, ये मान लीजिए यहाँ पर यहाँ चलना है। ठीक है, फिर इन तीनों रेखाओं को हम तीनों बिंदुओं को मिला देते हैं, क्योंकि दोनों सारणियों के अंदर जो निर्देशांक है x और y के समान है, इसलिए दोनों रेखाएं एक दूसरे के समपाती होंगी। समपाती यानी कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, सम, ठीक है, ये हमारा इसका बीजगणितीय और ग्राफिकल निरूपण हो गया। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 3.1 के सवाल नंबर 3 पर। हमारा सवाल है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be Rs 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is Rs 300. Represent the situation algebraically and geometrically. ठीक है, यानी हमें इस सिचुएशन को बीजगणितीय रूप से और ज्यामितीय रूप से व्यक्त करना है। कैसे करेंगे? पहले हम बात करते हैं बीजगणितीय रूप से। देखिए, माना सेब का मूल्य है इक्वल टू है x और वह अंगूर यानी ग्रेप्स, अंगूर का मूल्य है y। तो प्रश्नानुसार क्या हो गया? प्रश्नानुसार क्या हुआ? देखिए, पहली पोजीशन 2 किलो सेब यानी x यानी 2x प्लस 1 किलो अंगूर यानी 1y, यानी इसको खाली y लिख सकते हैं। ये कितना है? 160। तो एक सिचुएशन तो हो गई हमारी ये वाली। ठीक है, दूसरी सिचुएशन क्या है? 4 महीने बाद की 4 किलो सेब यानी 4x प्लस 2 किलो अंगूर यानी 2y, कितना मूल्य है? 300। दूसरी सिचुएशन हो गई हमारी ये वाली। तो बीजगणितीय रूप से तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम इसका ज्यामितीय निरूपण के ऊपर। कैसे करेंगे? देखिए, पहले समीकरण नंबर 1 यानी 2x प्लस वाई बराबर 160, इसके लिए हम एक सारणी तैयार करते हैं x और y चरों के लिए। x और y चर हैं और इसके मान कल्पना करके हम बनाते हैं। इसके लिए एक सारणी बना दी हमने। सारणी हम यहीं बना देते हैं। देखिए,
एक सारणी तो इसके लिए बना देता हूँ मैं, ये x, ये है y। इसी तरह से दूसरी सारणी और बना देते हैं इस वाले समीकरण के लिए। ये x, ये y के मान, ठीक है। अब इस समीकरण के अंदर पहले x का मान मानते हैं। जब भी हमें मानों को मानना होता है सबसे पहले हम एक बार x के मान को 0 मान लेते हैं, एक बार y के मान को 0 मान लेते हैं। तो x के मान को जब हमने 0 माना तो y का मान कितना हो गया, देखो x का मान 0 मानते ही 2x 0 हो गया, y बराबर 160 आ गया, 160, ठीक है। फिर y का मान 0 मान लिया तो ये हो गया y 0 होते ही 2x बराबर 160, यानी x बराबर 160 बाई 2 यानी 80, ये आ गया 80। फिर आगे चले, x के वन मान लो 40 लिख दिया हमने, 40, तो ये हो गया 40 दूनी 80, इधर जा करके 40 रख दिया, 40 दूनी 80 हो गया, इधर जा करके 80 आ गया, 160 में से ये 80 आ गया, ठीक है। इसी तरह से समीकरण नंबर 2 की बात करें हम, 4x प्लस 2y बराबर 300। इसमें x की जगह पे हमने मान 0 रख दिया, तो y का मान क्या आ गया, 2y बराबर 300 और y बराबर 150। इसी तरह से अब y का मान 0 रख दिया एक बार, तो 4x बराबर 300, x बराबर 75, ठीक है। इसके बाद में x का मान 50 रख लिया हमने, 50 रखते ही हो गया 200, 5 चौक 20, 200 हो गया, इधर जाएगा 300 में 200 गया तो 100 बच गया, 2y बराबर 100 और y बराबर 50, y का मान 50 आ गया। तो हमें दो सारणियाँ प्राप्त हो गई। पहले इस सारणी को हम ग्राफ पे निरूपण करेंगे, फिर दूसरी वाली सारणी का करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए ये x अक्ष है हमारा, ये y अक्ष है, इधर x माइनस वाला x अक्ष है, इधर माइनस वाला y अक्ष, ठीक है। सबसे पहले मानते हैं हम पैमाना या स्केल। पैमाना क्या मानना है हमारे को, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 इकाई, ये मान लेते हैं छोटा करने के हिसाब से, ठीक है। अब क्या करना है हमारे को, x में 0 चलना है, y में 160 चलना है। x में 0 चलना है मतलब x की जगह पर यहीं की यहीं रहना है, और y में 160 चलना है, इसका मतलब 20 का भाग लगा दो, यानी 8 बार चलना है y में प्लस की तरफ, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी हमें यहाँ पे पहुँचना है, ये बना दिए, ठीक है। इसी तरह से x में 80, यानी 20 का भाग लगाएंगे तो 4 बार चलना है x अक्ष की तरफ, x के 4 बार चलना है, और y में 0 चलना है, यानी चलना ही नहीं y अक्ष की तरफ, तो यानी एक बिंदु हमने बना दिया यहाँ पर, ठीक है। फिर x अक्ष की तरफ 40 चलना है और y की तरफ 80 चलना है। 40 चलना है मतलब 20 का भाग लगाएंगे, ये अपना जो पैमाना 20 इकाई था ना, 20 का भाग लगाया था, यानी 2 बार चलना है, x अक्ष की ओर 2 बार चलना है, और y अक्ष की ओर कितना चलना है, 4 बार। तो 1 2 3 और ये 4, ये बन गया हमारा, ठीक है। कुल मिलाकर के ये तीनों बिंदु हैं, इन तीनों बिंदुओं को हमने आपस में मिला दिया, इन तीनों बिंदुओं को एक रेखा भी ये बना दी, ठीक है। इसी तरह से दूसरे समीकरण को हम प्रदर्शित कर रहे हैं, x की जगह पर 0, y की जगह पर 150। 150 है तो 20 का भाग लगाएंगे 7.5 आएगा, y की जगह पर 7.5 चलना है अपन को, 7.5, 0 और 7.5, 7.5 का मतलब ये 8 के थोड़ा सा नीचे ही रह जाएगा, ये थोड़ा सा नीचे रह गया, ठीक है। और फिर x की जगह पर 75 चलना है, यानी
20 तिया 60, 3 पॉइंट पे चलना है। 3.4 से थोड़ा सा पहले, 4 से मामूली सा पहले रहेगा ये यहाँ पर। ये यहाँ हो गया, ठीक है। और x पे 50, 50 का मतलब है 2.5, 2.5 और y पे भी 50 यानी 2.5, 1 2 और 0.5 ये। तो इस तरह से ये दूसरी लाइन भी लगभग बराबर साथ साथ सी आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से हम इन दोनों को बीजगणितीय रूप से समीकरण बना करके प्रदर्शित कर सकते हैं और ज्यामितीय रूप से भी इनको अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म के हल पर, वो भी ग्राफीय विधि से। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हम ग्राफीय विधि से कैसे हल उनका ज्ञात करते हैं, ठीक है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम एक बात को समझ लें, वो ये कि यदि हम दो चर वाले किसी भी रैखिक समीकरण को ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करना चाहें, कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को यदि हम ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करना चाहें तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, ठीक है। क्या प्राप्त होती है? एक सरल रेखा प्राप्त होती है। किसी भी समीकरण को अगर हम ग्राफ पेपर पे प्रदर्शित करें तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम इस दो चर वाले रैखिक समीकरण को, जिससे कि हमें एक सरल रेखा प्राप्त हुई है, उसके हल की बात करें तो इस समीकरण का जो हल होता है वो उस रेखा पर मौजूद कोई बिंदु होता है। इस सरल रेखा पर मौजूद कोई बिंदु होता है, ठीक है। इसका जो भी हल होगा, दो चर वाले इस रैखिक समीकरण का जो भी हल होगा वो जो है एक बिंदु के रूप में इसी सरल रेखा पर मौजूद होगा, ठीक है। दूसरी बात, अब चूंकि हम इस बात को समझ चुके हैं कि कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण हो, उसको अगर हम ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है और उस समीकरण का जो हल होता है वो एक बिंदु के रूप में उस सरल रेखा पर मौजूद होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म की, युग्म यानी जोड़े की, यानी पेयर की, तो हमें दो प्रकार की दो सरल रेखाएं प्राप्त होंगी, ठीक है। एक सरल रेखा जो होगी वो पहले समीकरण से, रैखिक समीकरण से, और दूसरी सरल रेखा दूसरे रैखिक समीकरण से, ठीक है। अब ये जो दो सरल रेखाएं हमें प्राप्त होंगी ये तीन रूपों में हो सकती हैं। तीन रूप कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर 1, ये दोनों सरल रेखाएं जो हैं परस्पर एक दूसरे को काट सकती हैं, प्रतिच्छेदित कर सकती हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। ये जो आसमानी कलर की सरल रेखा है एक समीकरण से बनाई हुई, और ये दूसरी है पीले कलर से, ठीक है, एक दूसरे को काट सकती है। पहली पोजीशन तो आ सकती है कि एक दूसरे को काट सकती है, ठीक है। दूसरी पोजीशन ये आ सकती है कि एक दूसरे के परस्पर संपाती हो सकती हैं। परस्पर संपाती, परस्पर संपाती, संपाती का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कोइंसिडेंट। तो परस्पर संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर
इस तरह से पड़ी हुई कि दोनों लाइनें एक जैसी नज़र आती हैं, दो लाइन की बजाय एक लाइन ही नज़र आती है हमें। तो जब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म की बात करते हैं तो हमें तीन तरह की पोजीशंस प्राप्त हो सकती हैं। पहली पोजीशन के अंदर क्या हो सकता है कि दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित कर सकती हैं, प्रतिच्छेदित कर सकती हैं, एक दूसरे को काट सकती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं। दूसरी स्थिति में क्या हो सकता है, परस्पर संपाती हो सकती हैं, यानी वो कोइंसिडेंट हो सकती हैं, एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हो सकती हैं। तीसरी जो पोजीशन है, तीसरी पोजीशन में क्या हो सकता है, परस्पर दोनों रेखाएं जो हैं परस्पर समांतर हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं, समांतर हो सकती हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें पहली स्थिति की, मान लीजिए दो चर वाला जो रैखिक समीकरण का युग्म है उनसे जो हमने दो रेखाएं बनाई, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को अगर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है, हम देखते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो काटने वाले जहाँ पे वो प्रतिच्छेदन बिंदु है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को काटती हैं, उस बिंदु, वो बिंदु क्या होता है, दोनों रेखाओं में उभयनिष्ठ होता है, यानी कॉमन होता है। अगर इन दोनों रेखाओं में हम कॉमन बिंदु देखें तो जो काटने वाला स्थान है वो बिंदु जो है वो कॉमन होता है, यानी ऐसा बिंदु एक ही होता है। इसका मतलब ये है कि इस प्रकार के जो रैखिक समीकरण होते हैं, इनका जो युग्म होता है, इसका केवल एक ही हल होता है, केवल एक ही हल होता है, ओनली एंड ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है। जैसा कि हमने उदाहरण नंबर, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले उदाहरण किया था, उदाहरण नंबर 1 एग्जाम्पल 1 किया था हमने, उसके अंदर हमने देखा था कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही थी और उसका एक अद्वितीय हल था। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी पोजीशन की कि अगर मान लीजिए दो चर वाले जो रैखिक समीकरणों का युग्म है उनसे जो हमने ग्राफ पेपर पर रेखाएं बनाई, वो मान लीजिए एक दूसरे के संपाती हैं, यानी कोइंसिडेंट हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं, तो क्या होगा। हम देख रहे हैं, देखिए इस चित्र के अंदर कि जब ये एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं तो ये जैसे ये मान लीजिए ये दो रेखाएं हमने देखी एक दूसरे पर पड़ी हुई हैं, देखने में ये एक ही रेखा नजर आ रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इन रेखाओं पर जितने भी बिंदु हैं सारे बिंदु उभयनिष्ठ हैं। अगर बिंदुओं की संख्या देखें तो अपरिमित है, अनिश्चित है, सीमित नहीं की जा सकती, बहुत सारे बिंदु हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या, ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो रैखिक समीकरण है, समीकरणों का जो युग्म है, उसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं, अनेक हल हो सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्योंकि ये उभयनिष्ठ बिंदु भी अपरिमित है। ठीक है। जैसा कि उदाहरण नंबर हमने देखा था 2 के अंदर, उदाहरण 2 हमारा इस तरह का ही था। ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरी स्थिति की कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरणों का युग्म है उनको अगर हम ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करें और उनसे हमें दो सरल रेखाएं प्राप्त हों, तो वो दो सरल रेखाएं तीसरे रूप में हो सकती हैं, यानी दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर हो सकती हैं। अब दोनों रेखाएं जब एक दूसरे के समांतर हैं तो इसका मतलब इन दोनों रेखाओं में कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं है। जैसे पोजीशन नंबर 1 में एक बिंदु कॉमन था, पोजीशन नंबर 2 के अंदर बहुत सारे बिंदु कॉमन थे, लेकिन पोजीशन 3 के अंदर जब दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो कोई भी बिंदु कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो रैखिक समीकरण हैं उनका जो युग्म है
उनका कोई भी हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता। जैसा कि हमने उदाहरण नंबर 3 में किया था। ठीक है, कुल मिला के बात यह है कि अगर हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म का हल निकालना चाहें ग्राफीय विधि से और उनको ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करें तो हमें दो सरल रेखाएं प्राप्त होती हैं, और ये दोनों सरल रेखाएं 3 रूपों में प्राप्त हो सकती हैं। या तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर सकती हैं, या फिर एक दूसरे के संपाती हो सकती है, कोइंसिडेंट हो सकती है, या फिर एक दूसरे के समांतर हो सकती है, पैरेलल हो सकती है। अगर वो एक दूसरे के परस्पर एक दूसरे के प्रतिच्छेदित कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, तब तो ऐसे समीकरणों का जो युग्म का जो हल है वो एक हल होता है, केवल एक अद्वितीय हल हो सकता है। अगर दोनों सरल रेखाएं परस्पर संपाती हैं तो ऐसे समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं, और अगर दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो ऐसे समीकरणों का कोई भी हल नहीं होता है। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्मों के प्रकार पर, यानी टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। प्रकार कौन कौन से हैं? संगत यानी कंसिस्टेंट, असंगत यानी इनकंसिस्टेंट, एवं आश्रित यानी डिपेंडेंट। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे संगत युग्मों पर। रैखिक समीकरणों का ऐसा युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, अर्थात जिसका अगर हम ग्राफीय निरूपण करें, जिसका ग्राफीय निरूपण दो समानांतर रेखाओं के रूप में होता है, उसे कहते हैं असंगत युग्म, इनकंसिस्टेंट युग्म, पेयर। ठीक, अगर हमें दो चर वाले रैखिक समीकरणों का एक युग्म दिया गया हो और इन युग्मों के आधार पर हम ग्राफ पेपर पर दो सरल रेखाएं खींचें और वो दोनों सरल रेखाएं अगर एक दूसरे के समानांतर हों तो ऐसे युग्म को हम कहते हैं असंगत युग्म, इनकंसिस्टेंट पेयर। ठीक है, ऐसे युग्म की खास बात ये होती है कि ऐसे युग्म का कोई हल नहीं होता। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो ऐसे युग्म का कोई हल नहीं होता। ठीक है, इसे कहते हैं असंगत। ठीक है, अब हम बात करते हैं संगत युग्म की। संगत युग्म किसे कहते हैं? रैखिक समीकरणों का ऐसा युग्म जिसका एक या एक से अधिक हल होता है। रैखिक समीकरणों का ऐसा युग्म जिसका एक या एक से अधिक हल हो। पहली बात तो यह कि एक या एक से अधिक हल होने चाहिए। दूसरी बात, अगर उसको हम ग्राफीय रूप से निरूपित करें तो या तो वो एक हल है, इसका मतलब एक दूसरे को काट रही है, और अगर एक से अधिक हैं इसका मतलब एक दूसरे के संपाती हैं, कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो रैखिक समीकरणों का ऐसा युग्म जिसका एक या एक से अधिक हल हो और जिनका ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाओं के रूप में या फिर परस्पर संपाती रेखाओं के रूप में होता है, उन्हें हम कहते हैं संगत युग्म या कंसिस्टेंट पेयर। ठीक है, अब कंसिस्टेंट पेयर भी दो प्रकार के हो गए, संगत युग्म भी दो प्रकार के हो गए। एक प्रकार के जो पेयर है, संगत युग्म जो है, कंसिस्टेंट पेयर जो है, उसके अंदर तो क्या होता है, हल एक ही होता है, केवल एक हल होता है। यानी
दोनों रेखाएं जो हैं एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है। और दूसरे प्रकार का जो संगत युग्म होता है उसके अंदर क्या होते हैं, एक से अधिक हल पाए जाते हैं, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती हैं। तो ये जो दूसरे प्रकार की जो संगत युग्म है जिसके अंदर दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती हैं और जिसके अंदर एक से अधिक हल पाए जाते हैं युग्म के, ऐसे युग्मों को हम कहते हैं आश्रित युग्म या डिपेंडेंट पेयर। आई बात समझ? यानी कुल मिलाकर के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के अगर प्रकार की हम बात करें तो हमें 3 प्रकार प्राप्त होते हैं। पहली, संगत युग्म। संगत युग्म का मतलब क्या हुआ? संगत युग्म का मतलब है ऐसा युग्म, रैखिक समीकरणों का ऐसा जोड़ा, ऐसा युग्म जिसका एक या एक से अधिक हल हो, पहली बात। दूसरी बात, जिसे अगर हम ग्राफीय रूप से निरूपित करें तो या तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाओं के रूप में उसका निरूपण हो या फिर एक दूसरे के संपाती रेखाओं के रूप में, परस्पर संपाती रेखाओं के रूप में उसका निरूपण होता हो। ऐसे युग्मों को तो हम कहते हैं संगत युग्म, यानी कोई न कोई हल होना चाहिए, चाहे से हल एक हो चाहे एक से अधिक हो, ठीक है। अब संगत युग्म के अंदर भी 2 प्रकार के युग्म हो गए। एक युग्म तो ऐसा हुआ जिसके अंदर केवल एक ही हल है, और एक युग्म ऐसा हुआ जिसमें हम संपाती बता रहे हैं जिसको, जिसमें एक से अधिक हल पाए जाते हैं। एक से अधिक जिसमें हल पाए जाते हैं ऐसे युग्मों को हम कहते हैं आश्रित युग्म या डिपेंडेंट पेयर, ठीक है। अब जो युग्म संगत नहीं है वो सारे असंगत हैं, यानी इनकंसिस्टेंट हैं। मतलब ऐसे युग्म, रैखिक समीकरणों का ऐसा युग्म जिसका कोई हल नहीं होता और जिसको अगर हम ग्राफीय रूप से निरूपित करें तो उसका ग्राफीय निरूपण 2 समांतर रेखाओं के रूप में होता हो, समांतर रेखाओं के रूप में होता हो, ऐसे युग्म को हम कहते हैं असंगत युग्म, इनकंसिस्टेंट पेयर, ठीक है। आगे बात समझ में? ठीक। अब हम बात करेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के गुणांकों के अनुपात की तुलना के आधार पर उनका ग्राफीय और बीजगणितीय निरूपण पर, यानी कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट of pair of linear equations in 2 variables graphically and algebraically। यानी हम जो हमारा जो चर्चा का बिंदु है वो ये है कि हम 2 चर वाले जो रैखिक समीकरणों का जो युग्म है उसके गुणांकों के अनुपात की तुलना करेंगे और गुणांकों के अनुपात के आधार पर बीजगणित निरूपण कैसा होगा और ग्राफीय निरूपण कैसा होगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम इस बात को समझ लें कि कोई भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण है उसका मानक रूप क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। हम जानते हैं कि किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस by प्लस c, ठीक है। अगर हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म की बात करें, इक्वल टू 0 के युग्म की बात करें तो क्या होगा? तो हम क्या करते हैं, युग्म का मतलब है जोड़े हमें लिखने हैं, यानी 2 स्टैंडर्ड फॉर्म रख दिए हमने, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये युग्म है। तो पहला वाला जो समीकरण है इस युग्म का, इस जोड़े का पहला जो समीकरण है, इसके गुणांकों को हम 1 के रूप में लिख देते हैं, यानी इसको a1 लिख देते हैं, a1, इसको लिख दिया b1, इसको लिख दिया c1,
ठीक है। गुणांक का मतलब क्या होता है हम जानते हैं अच्छी तरह से। गुणांक या कोफिशिएंट का मतलब होता है कोई भी बीजीय पद हो, कोई भी एल्जेब्रिक टर्म हो, उस बीजीय पद में, उस एल्जेब्रिक टर्म में जो संख्यात्मक गुणनखंड होता है, जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है, संख्यात्मक गुणनखंड होता है, उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट या गुणांक उस पद का। ठीक है। तो यहाँ पर a1 x का गुणांक है, कोफिशिएंट है, b1 y का कोफिशिएंट है, गुणांक है, और c1 अचर पद का गुणांक है। ठीक है। इसी तरह से दूसरा जो युग्म का दूसरा जो समीकरण है उसको हमने 2 लिख दिया, a2 b2 और इसको c2। ठीक है। तो पहले के गुणांकों को हमने a1 b1 c1 अंकित कर दिया और दूसरे समीकरण के गुणांकों को a2 b2 और c2 अंकित कर दिया। ये तो बात हुई गुणांकों के अंकन की। अब हम करते हैं इन दोनों समीकरणों के गुणांकों की तुलना, यानी जो दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म दिया गया है इसके गुणांकों के अनुपात की तुलना कर रहे हैं। ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, पहली कंडीशन क्या हो सकती है, देखिए पहले गुणांक की a1 की इस वाले a2 की हम कर रहे हैं तुलना, तो a1 बाई a2 इसकी तुलना कर रहे हैं। फिर b1 बाई b2 की तुलना कर रहे हैं। फिर c1 बाई c2 की तुलना कर रहे हैं। ठीक है। इन गुणांकों के, इन दोनों समीकरणों के गुणांकों की तुलना हम कर रहे हैं। तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त हो सकता है, पहली कंडीशन क्या प्राप्त हो सकती है, पहली कंडीशन हमें ये प्राप्त हो सकती है, कंडीशन नंबर 1 कि a1 और a2, b1 और b2, c1 और c2 ये तीनों बराबर हों, यानी इसका a1 और इसका a1 बराबर हो, इसका b1 और इसका b2 बराबर हो, और इसका c2 और इसका c1 और इसका c2 बराबर हो। अगर ये तीनों, अगर हम अनुपातों, गुणांकों के अनुपातों की तुलना करें दोनों समीकरणों में, और अगर ये a1 b1 और c1, a2 b2 c2 इनके बराबर हों, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम कह सकते हैं कि इसका अगर हम बीजगणितीय निरूपण करें, बीजगणितीय निरूपण करें, निरूपण करने पर हमें क्या होगा, बीजगणितीय निरूपण करने पर अनेक हल प्राप्त होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। ठीक है। और अगर हम बीजगणितीय के बजाय इसका ग्राफीय निरूपण करें, और ग्राफीय निरूपण करें तो ग्राफीय निरूपण करने पर हमें परस्पर संपाती, कोइंसिडेंट संपाती रेखाएं प्राप्त होती हैं, परस्पर संपाती रेखाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म की बात करें और ऐसे युग्म के गुणांकों के अनुपात की तुलना करें, और ऐसे तुलना करने पर अगर हमें दोनों समीकरणों के जो गुणांक हैं a, b और c, ये दोनों गुणांक अगर बराबर निकलें, a1 बाई b2, a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2, अगर ये सारे बराबर निकलें तो अगर हम कह सकते हैं कि इसको बीजगणितीय रूप से अगर हम इसको निरूपित करें, अलजेब्रिक रूप से निरूपित करें, रिप्रेजेंट करें, तो हमें अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। और अगर हम इसको ग्राफीय रूप से निरूपित करें तो हमें परस्पर संपाती रेखाएं प्राप्त होंगी।
ठीक है, जैसा कि हमने बिंदु 2 में दर्शा रखा है कि यदि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर हों तो ग्राफीय निरूपण समपाती रेखाएं के रूप में और बीजगणितीय निरूपण अपरिमित रूप से अनेक हल के रूप में हमें प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन हमारी ये हो सकती है कि a1/a2 और b1/b2 ये दोनों बराबर हों और इसकी कोई गारंटी नहीं बराबर ना हो, ये वाला c1/c2 बराबर ना हो। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है। अगर ऐसा है कि a1/a2 और b1/b2 यानी x का गुणांक और y के गुणांक दोनों बराबर हों तो ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या कह सकते हैं? अगर इसका बीजगणितीय निरूपण ऐसे सवालों का हम करें, ऐसे समीकरणों का हम करें तो बीजगणितीय निरूपण के अंदर हमें क्या होगा? पहली चीज, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। अगर a1/a2 यानी दोनों के x और y के गुणांक बराबर हैं तो कोई हल हमें प्राप्त नहीं होगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। और अगर हम इसका ग्राफीय निरूपण करें तो ग्राफीय निरूपण करने पर हमें क्या होगा? समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी, समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। ठीक है, जैसा कि हमने बिंदु 3 में बता रखा है कि यदि a1 और a2 यानी a1 x का गुणांक और दूसरे समीकरण में x का गुणांक दोनों बराबर हैं और y के दोनों गुणांक बराबर हैं तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम ग्राफीय निरूपण की बात करें तो हमें समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी और अगर हम बीजगणितीय निरूपण की बात करें तो हमें कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम तीसरी कंडीशन की बात करें, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि a1/a2 और b1/b2 जिसको अभी हम बराबर बता रहे थे, मान लो बराबर ना हो। अगर ये बराबर नहीं है, ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा? अगर ये बराबर नहीं है तो ऐसी स्थिति में अगर हम बीजगणितीय निरूपण की बात करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? बीजगणितीय निरूपण की बात करें तो हमें एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। क्या होगा? एक एक्सक्लूसिव सॉल्यूशन प्राप्त होगा, अद्वितीय हल प्राप्त होगा, एक हल प्राप्त होगा, सिंगल। और अगर हम ग्राफीय निरूपण की बात करें तो हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी, एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं प्राप्त होंगी। ठीक है, जैसा कि हमने बिंदु 1 में इसमें बता रखा है कि यदि a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं हो, अगर बराबर नहीं है तो हमें ग्राफीय रूप से निरूपण अगर हम करें तो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती हैं और बीजगणितीय निरूपण अगर हम करें तो हमें एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है, एक एक्सक्लूसिव सॉल्यूशन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी दो चर वाले रैखिक समीकरणों के गुणांकों के अनुपात की तुलना के आधार पर, उनके गुणांकों के अनुपात की तुलना करके हम उसके बीजगणितीय और ग्राफीय निरूपण किस तरह से कर सकते हैं, इस बारे में। ठीक है।